हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन कृषि का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मृदा कोलाइड। कोलाइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक वर्ड में कोलाइड का मतलब होता है, अगर इसको डिवाइड करें तो कोला प्लस ईड। कोला का मतलब होता है गोंद की समान, गोंद जैसी संरचना, और ईड का मतलब होता है समान, यानी गोंद के समान संरचना वाला जो कण है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको कोलाइड शब्द ग्रीक से उत्पन्न हुआ है और कोलाइड की जो उत्पत्ति के बाद में कोलाइड का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस वैज्ञानिक ने किया है, वो वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने कोलाइड शब्द की परिभाषा प्रदर्शित करी है। थॉमस ग्राहम ने 1861 सन में कोलाइड की जब खोज करी तो उसने ये परिभाषा दी कि ऐसे जल विलेय पदार्थों के विलयन जो कि जंतु झिल्ली में से पारगम्य हो जाते हैं, उन्हें तो वास्तविक विलयन कहा गया, और ऐसे विलेय पदार्थों के विलयन जो जंतु झिल्ली में से पारगम्य नहीं होते हैं या बहुत आंशिक रूप से होते हैं, ऐसे पदार्थों के विलयन को कोलाइडल विलयन कहा गया। यह आप सबको पता होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम आगे इसकी बात करते हैं। थॉमस ग्राहम ने इसकी खोज करी है 1861 में। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कोलाइड की खोज किसने करी है? थॉमस ग्राहम ने। परिभाषा मैंने आपको बता दी, सिंपल सी परिभाषा है कि विलयन जो है जंतु झिल्ली में से पास हो जाता है तो वो कोलाइडल विलयन नहीं कहलाता है, वो वास्तविक विलयन कहलाता है, और जो जंतु झिल्ली में से पास नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं कोलाइडल विलयन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, गुणों की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोलाइड कण जो होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे, एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोलाइड। ठीक है, इधर हम लिखते हैं निलंबन, निलंबन विलयन, ये आपका कोलाइड, और ये हो गया वास्तविक विलयन। अब हमें इनमें अंतर जानना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कोलाइड देता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कोलाइड नहीं देता है। लेकिन हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये किस तरह के सॉल्यूशंस होता है। तो पहले गुण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये इसमें विलयन जो है वो विषमांगी है या समांग है। ठीक है, तो विलयन की प्रकृति हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति कैसी होगी? विलयन की प्रकृति यहाँ पर वास्तविक विलयन जो होता है वो हमेशा समान मिश्रण बनाता है। कोलाइड विलयन जो होता है वो विषमांग मिश्रण बनाता है, विषमांग मिश्रण बनाता है, और निस्पंदन जो है वो भी विषमांग मिश्रण बनाता है। ठीक है, अब आपके सामने दो नए शब्द आए, समांग और विषमांग। समांग और विषमांग का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ को विलयन में घोला जाता है, किसी द्रव माध्यम में घोला जाता है, तो पूरी तरह से वो पदार्थ घुल जाता है और वो एक जैसा मिश्रण बना देता है, यानी कि उसमें जो गुलित अवस्था है और जो विलयन है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे विलयन जो होते हैं उनको समांग विलयन कहते हैं। विषमांग विलयन में नग्न आंखों से तो नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो हमें वो जो पार्टिकल जो जल में या फिर किसी विलयन में घुले हुए हैं वो पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, वो कण हमें दिखाई देते हैं। यानी कि दो तरह की प्रावस्था यहाँ पर सामने दिखाई देती है। एक होता है आपका परिक्षेपण माध्यम और दूसरी होती है परिक्षेपण प्रावस्था जो कि ठोस हो। तो ऐसे विलयन को हम विषमांग विलयन कहते हैं। इसमें भी यही विषमांग विलयन है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि निलंबन क्या होता है। निलंबन को अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन, और वास्तविक विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब कैसे हम पहचाने कि ये विलयन ट्रू सॉल्यूशन है
वास्तविक विलयन है, या फिर वो कोलाइड है, या फिर वो सस्पेंशन यानी निलंबन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का कि पार्टिकल की साइज, कणों की आकृति, कणों की जो साइज है वो कितनी होती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारी कणों की, ठीक है, हम सीधा से इसको लिख देते हैं साइज, आपको समझ में आ जाएगा कि साइज क्या है यहाँ पर। तो यहाँ हम जब कोलाइड से बात करते हैं तो कोलाइड की जो साइज होती है 1 to 100 नैनोमीटर, ये साइज की रेंज जो होती है, इस रेंज में जो भी कण आते हैं, यानी कि उनका जो आकार आकृति होती है, इस कण में जो आते हैं, इस रेंज में जो आते हैं, उन्हें हम कोलाइड कण कहते हैं। ठीक है, अगर 100 के बाद 100 नैनोमीटर के बाद की साइज अगर हुई, यानी कि 100 से बड़ी हुई, तो ऐसे कण की साइज जो है वो इस वाले कॉलम में यानी कि निलंबन विलयन में रखा जाएगा। वो आपके क्या कहलाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन, जिनकी साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगी वो आपका सस्पेंशन यानी कि निलंबन विलयन बनाएंगे, और जिनकी रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर होगी, जिनकी रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर होगी, वो सॉल्यूशन आपके क्या कहलाएंगे, वास्तविक विलयन कहलाएंगे। तो समझ में आया आपको, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोलाइड जो है किस साइज के होते हैं। तो कोलाइड पार्टिकल जो है वो 1 to 100 नैनोमीटर साइज के होते हैं। अब आपके पास में आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में नैनोमीटर वर्ड को नहीं यूज़ करके कुछ और मात्रक यूज़ किया हुआ है, तो ये नैनोमीटर अलग अलग मात्रक में कन्वर्ट हो सकता है। इस कन्वर्जन को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मात्रक आपको कुछ और मिल जाता है तो आप फिर कंफ्यूज होते हैं, तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें 1 to 100, इसे आप मिली माइक्रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगी कि क्या होता है मिली माइक्रो। यहाँ पर मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, और माइक्रो का मतलब होता है, ये माइक्रो का सिंबल है, इसको मैं वर्ड में लिख देती हूँ, माइक्रो, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो होती है वैल्यू होती है वो 10 की घात -6। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास में 10 की घात -9 आती है, और 10 की घात -9 जो है वो नैनोमीटर के बराबर है, यानी कि नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर जो नैनोमीटर लिखा हुआ है वो मिली माइक्रो के बराबर भी होता है, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो ये कि अगर आप इसको मिली माइक्रो में नहीं कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात -7 से 10 की घात -5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आप अगर करके देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 की घात -2, 10 की घात -2 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे 10 की घात -7 से 10 की घात -5 की रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका था रेंज, यानी कि ये रेंज अगर आपको पता होगी, कोलाइड विलयन की अगर आपको रेंज पता होगी तो आप कहेंगे कि ये कोलाइड विलयन बनाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएगा, और इससे कम है तो ये क्या बनाएगा, वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पर साइज हमने देख ली, अब कुछ स्पेशल गुण होते हैं, यानी कि अगर फिल्टर की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
कि अगर फिल्टर किया जाए इन सॉल्यूशन को तो कैसे ये फिल्टर होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फिल्टर, अगर हम फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली, दो चीज़ यहाँ पर हम लेंगे, फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिल्टर पेपर प्लस जंतु झिल्ली से अगर फिल्टर किया जाए, यानी दोनों को अगर यूज़ किया जाए तो क्या होगा, फिल्टर पेपर से और जंतु झिल्ली से वास्तविक सॉल्यूशन जो है छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वास्तविक विलयन के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा, दोनों ही छन जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में एक स्पेशल चीज़ आती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से तो छन जाता है लेकिन जंतु झिल्ली से नहीं छनता है, क्योंकि जंतु झिल्ली का जो नेचर होता है वो अर्ध पारगम्य प्रकृति होती है, जो सेलेक्टेड पार्टिकल को ही अपने में से छन जाने देती है, सबको नहीं जाने देती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फिल्टर पेपर से तो ये छन जाता है लेकिन जंतु झिल्ली से इसे नहीं छाना जा सकता है, यानी हम कहेंगे कि फिल्टर पेपर से विसरित हो जाता है ठीक है, और जंतु झिल्ली से नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर निलंबन विलयन की बात करूँ तो निलंबन विलयन में पार्टिकल साइज बड़ी होती है, वो फिल्टर पेपर से भी नहीं छनता है और जंतु झिल्ली से भी नहीं छनता है, यानी कि ये किसी प्रकार का फिल्टरेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज जो है, कण का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने इनकी साइज और फिल्टरेशन की बात कर ली। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ गुण हैं जो सिर्फ कोलाइड दिखाते हैं। तो चौथा पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, अब ब्राउनियन गति क्या होती है, इसका नाम, इस गति का नाम ब्राउनियन क्यों रखा, तो इस गति का नाम ब्राउनियन इसलिए रखा क्योंकि ब्राउनियन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, इसके आधार पर उसका नाम ब्राउनियन गति रखा गया। तो उसने ये देखा, विलयन को जब माइक्रोस्कोप से देखा, कोलाइड विलयन बनाया और उस विलयन को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने ये पाया कि जो पार्टिकल है, कौन से, कोलाइड पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन में गति कर रहे हैं। जिगजैग का मतलब ये होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में गति नहीं करते हुए जिगजैग मोशन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में गति कर रहे हैं। इस तरह की गति जो है पर्टिकुलर कोलाइड कण ही शो करते हैं, बाकी कोई और कण शो नहीं करते हैं। तो ये एक इसका स्पेसिफिक गुण हो गया कि कोलाइड विलयन है तो ब्राउनियन गति शो करेगा, यानी कि हम कहेंगे टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनियन गति कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें दूसरा विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश जो है, कोलाइडर कण पे विद्युत आवेश पाया जाता है, कोलाइडर कणों पे विद्युत आवेश पाया जाता है, विद्युत आवेश पाया जाता है। ये आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का आवेश हो सकता है। लेकिन अगर हम मृदा के कंटेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पर कोलाइडल कणों पर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा। तो हम मृदा के लिए बात करें तो मृदा पे क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्यों होगा हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर टिंडल प्रभाव। आपने नाम सुना होगा
टिंडल प्रभाव जो है, टिंडल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि ये होता क्या है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब कोलाइड विलयन का सॉल्यूशन, जब कोलाइड विलयन बनाया जाता है और उस कोलाइड विलयन में से आप लाइट को यानी कि प्रकाश को गुजारते हैं, तो कोलाइड पार्टिकल क्या करते हैं, उस प्रकाश को प्रसारित कर देते हैं, फैला देते हैं, और उस फैले हुए प्रकाश में आपको कोलाइडल कण जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा कि किसी झरोखे में से जब सूरज का प्रकाश आता है तो आपको उस सूरज के प्रकाश में से कण जो है गति करते हुए नजर आते हैं, आप सबने देखा होगा। तो ये क्या है, टिंडल प्रभाव है, क्योंकि नाम जो है इसका इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि वैज्ञानिक का नाम टिंडल था। तो उसने क्या बताया है कि जब कोलाइडल विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाए तो कणों से वो विकिरित होकर के प्रसारित हो जाता है, और प्रसारित होने के बाद में कणों में जो है वो चमक दिखाई देती है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुण जो है कोलाइडल में पाया जाता है, ये ना ही निस्पंदन में पाया जाता है और ना ही वास्तविक विलयन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है टिंडल प्रभाव। अब हम अगला प्रभाव देख लेते हैं। अगला प्रभाव है अधिशोषण। अधिशोषण को अंग्रेजी में कहते हैं एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण का मतलब आप सबको पता है कि अपनी तरफ खींचना, अपनी सरफेस पर उसको अट्रैक्ट करना, और अधि का मतलब होता है सरफेस पर अटैच कर देना। यानी कि अधिशोषण का पूरी अगर मैं परिभाषा बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो अपने विपरीत आयनों को अपनी तरफ खींचता है। जब वो अपने विपरीत आयनों को अपनी तरफ खींचता है तो वो सारे आयन जो है आकर्षण बल के स्वरूप उनके सरफेस पे एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो सरफेस पर दूसरे पार्टिकल के जमाव को अधिशोषण कहा जाता है। और ये गुण किस में पाया जाता है, कोलाइडल कणों में। क्यों? क्योंकि कोलाइडल कणों पर क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो ये होता है अधिशोषण। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है अवक्षेपण। अवक्षेपण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण यानी कि कोलाइड कल, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कोलाइड पर आवेश की वजह से आ रही है। ठीक है, कोलाइड कणों पर आवेश होता है, अगर उसका विपरीत आवेश वाला कोई विलयन हम उस विलयन में मिला दिए तो क्या होता है कि प्लस और माइनस या प्लस यानी कि विपरीत आवेश आपस में कोगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और एक समुच्चय बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन। तो ये कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं ये उनकी पर्टिकुलर विशेषता होती है, गुण होते हैं, जिनको हमने इन पॉइंट्स के आधार पर समझा है, जाना है। ठीक है, अब हम इसको आगे हम और देख लेते हैं कि मृदा के कंटेक्स्ट में किस तरह से कोलाइड की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मृदा कोलाइड शब्द आ गया, मतलब कि ये सारे गुण जो है वो कोलाइड में, जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किए थे, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो कोलाइड में आ जाएगी। लेकिन अगर हम मृदा कोलाइड की बात करें तो यानी कि मृदा के वो कण जो कि 1 से लेकर 100 तक यानी 100 नैनोमीटर की साइज की रेंज में आते हैं, यानी कि ऐसे मृदा के कण जिनकी साइज 1 से लेकर 100 तक मिली माइक्रो या नैनोमीटर में आती है, ऐसे कण मृदा के कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, ये मृदा के कोलाइड। अब कोलाइड जो है वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर वो मृदा से बन रहा है इसलिए हमने उसको क्या बोला है, मृदा कोलाइड। तो मृदा के फॉर्म में अगर हम देखें तो कुछ स्पेसिफिक गुण आ जाते हैं। वो गुण होता है, पहला मैं बता देती हूँ, सहसंजन एवं ठीक है, कोहेशन और एडेशन। कोहेशन जब समान कणों के बीच में आकर्षण बल काम करता है, समान कणों के मतलब मिट्टी और मिट्टी के कण जो है आपस में एक जैसे कण है, उनके बीच में अगर कोई आकर्षण बल काम करता है तो उसे हम कहते हैं सहसंजन बल या सहसंजन की प्रक्रिया। और जब विपरीत या फिर अलग अलग
कणों के बीच में जो वो आकर्षण बल काम करता है उसे हम बोलते हैं आसंजन कोएडेसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो जब मिट्टी के कणों के बीच में मिट्टी के कणों के बीच में जब जो बल काम करेगा उसको हम बोलेंगे सहसंजन। यहाँ लिख देते हैं सहसंजन बल। और जब मिट्टी के कणों और जल अणुओं के मध्य जो बल काम करेगा उसे कहेंगे हम आसंजन बल। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है मृदा के अनुरूप हम देखे जाए तो ये सहसंजन और आसंजन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मृदा में पानी मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, और मृदा के कण भी होते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें विसरण। ठीक है, विसरण शब्द अंग्रेजी में इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। विसरण का मतलब ये होता है कि पानी या कोई भी विलयन उसमें से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर जाए, यानी गतिशील हो, तो ऐसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, जो मृदा में आसानी से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ केशिकत्व गुण पाया जाता है। क्योंकि केशिकत्व गुण के कारण यहाँ पर विसरण जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास में विसरण आ गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आती है उन्नीपिंडन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोकुलेशन और विउन्नीपिंडन। विउन्नीपिंडन जिसको बोलते हैं डीफ्लोकुलेशन। ठीक है, अब ये उन्नीपिंडन क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि कोलाइड कणों पर चार्ज होता है। चार्ज होने की वजह से अगर वहाँ पर विपरीत आवेशित वाले किसी और कणों को मिला दिया जाए या किसी विलयन को उसमें मिला दिया जाए तो दोनों के, क्योंकि अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट आवेश हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने के बाद में क्या होता है कि वो समुच्चय के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? कोगुलेशन हो गया, समुच्चय हो गया। इस वजह से इस घटना को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उन्नीपिंडन फ्लोकुलेशन कहते हैं। और जब ये समुच्चय, इसके विपरीत प्रक्रिया में जब ये समुच्चय टूट करके वापस कणों में बिखर जाता है या कणों में प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विउन्नीपिंडन यानी कि डीफ्लोकुलेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं मृदा की एक प्रॉपर्टी और होती है, उसे बोलते हैं सुघट्यता। सुघट्यता अंग्रेजी में उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी आप सब जानते हैं कि जितने भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो प्लास्टिसिटी की वजह से, सुघट्यता की वजह से बनते हैं। यानी कि आप उस पर बल लगा के जिस रूप में उसको ढालना चाहें, जिस शेप में उसको ढालना चाहे वो ढल जाता है। ठीक है, तो ये गुण जो होता है वो मृदा में पाया जाता है। और ये मृदा में किस वजह से पाया जाता है? कोलाइड कणों की वजह से ही पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है और आपके पास में नया, ये है फैलाव व संकुचन। आप सबको पता है कि मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके, किसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फैल जाती है, और मॉइस्चर अगर उसमें से, पानी उसमें से निकल जाए तो वापस वो संकुचित हो जाती है। तो ऐसे गुण जो है वो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो वो भी क्या हो गया? मृदा कोलाइड की स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये सारे जो गुण हैं वो मृदा कोलाइड के गुण हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से मृदा कोलाइड को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो हम यह देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि
मृदा के जो है मृदा संरचना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संरचना के बाद में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो मृदा संरचना मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहली है अकार्बनिक भाग, और दूसरा है आपका कार्बनिक भाग। ठीक है, तो मृदा आपकी दो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनी होती है, अकार्बनिक भाग और कार्बनिक भाग। यहाँ पर हम बात करें तो अकार्बनिक भाग में कौन कौन से इसके और भाग होते हैं। तो यहाँ पर अकार्बनिक में होता है सिलिकेट क्ले और दूसरा भाग होता है इसका आयरन या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है ये भाग। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बनिक भाग जो है वो ह्यूमस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये ह्यूमस जो है वो हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे ये सब डेड होके जब गिरते हैं और इनका अपघटन होता है तो उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो भागों से मिलकर के मृदा बनी होती है। अब ये क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अब आपके पास में यह आता है कि जो सिलिकेट क्ले है ये इसके सिलिकेट क्ले के टाइप्स हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम ये सारे क्या मिनरल्स हैं, ये सारे क्या है मिनरल्स है जो हमें चट्टानों से मिलते हैं। जब चट्टानों का मौसम के कारण विघटन होता है और विघटन के बाद में जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ये सिलिकेट क्ले के साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मिनरल वाली सिलिकेट क्ले बनाते हैं। यहाँ तक आया समझ में? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपका सिलिकेट क्ले जो है इसके टाइप्स की अगर बात करें तो ये 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, फिर हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पहली टाइप है मोंटो लियोनाइट। ठीक है, मोंटोलियोनाइट। दूसरा आपका टाइप आता है यहाँ पर केओलिनाइट, और यहाँ पर तीसरा जो टाइप आता है हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, वो आता है इलाइट। ठीक है, तो मैं ये इसके टाइप्स है, इसको मैं आपको प्रॉपर वे में समझा देती हूँ। हम लिख देते हैं सिलिकेट क्ले। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं तो पहला है, वापस मैं लिख रही हूँ, मोंटेलियोनाइट। ठीक है, फिर दूसरा आता है केओलिनाइट, और तीसरा टाइप जो आता है वो होता है इलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इन टाइप्स में हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ।
कि यहाँ पर जो अनुपात होता है, अनुपात किस किस का, यहाँ पर अनुपात जो होता है वो सिलिकेट्स SiO2 प्लस एल्यूमिना, ठीक है, ये दोनों आपस में, ये कॉमन चीज़ है, सिलिकेट और एल्यूमिना से मिल करके ये सारी सिलिकेट क्ले बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो अनुपात होता है उसके अकॉर्डिंग इनको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो अनुपात होता है इसमें वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ मोंटेलो नाइट में 2:1 होता है, यानी कि 2 लेयर जो है सिलिकेट की होगी और बीच में 1 लेयर एल्यूमिना की होगी। तो इसका अनुपात इसलिए कहा गया है 2:1, 2:1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अनुपात जो चलेगा वो 1:1 यानी 1:1, मतलब कि 1 लेयर जो है वो सिलिकेट की होगी और दूसरी लेयर एल्यूमिना की होगी, ठीक है। और इलाइट में बात करते हैं तो इलाइट में भी 2:1 चलेगा, यानी 2:1, मतलब कि 2 लेयर जो है वो सिलिकेट की होगी और 1 लेयर जो है बीच में एल्यूमिना की होगी। इसको हम चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद करने का सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ ये। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि किस तरह से स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो अनुपात के फॉर्म में निकला है वो ये है 2:1, 1:1 और 2:2। आपको इसी अनुपात में याद रखना है ताकि हमें ये पता चल सके कि किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि इन पर्टिकुलर का नाम दे दिया और इसमें पूछा गया है कि इसका अनुपात क्या होगा, इस क्ले के संरचना का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब ये जो SiO2 और एल्यूमिना है ये आपस में ऑक्सीजन द्वारा बंधित होते हैं, यानी कि इनके बीच जो जुड़ाव होता है वो ऑक्सीजन परमाणु की वजह से होता है और ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। जो मोंटेलोलाइट है उसमें सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी, ठीक है, सहसंजन, ठीक है, और सहसंजन, ये सारे गुण जो है बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है मोंटेलोलाइट में पाया जाता है, फिर आपका इलाइट में पाए जाते हैं और फिर आपका केओलाइट में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें पारगम्यता और वह सरंध्रता यानी पोरोसिटी, सरंध्रता और परमेबिलिटी जो होती है इसके विपरीत हो जाएगा। केओलाइट में सबसे ज़्यादा होती है, फिर इलाइट में मीडियम होती है और सबसे कम जो है वो होती है मोंटेलोलाइट में। यानी कि हम यहाँ पर इसकी ये प्रॉपर्टी को हमने शॉर्ट में पढ़ा है कि किस तरीके से ये यहाँ पर शो करता है, ठीक है। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है मृदा कोलाइट, इससे रिलेटेड हम प्रश्न करते हैं। ये आपने देखा ही होगा, ये हमारे उद्भव एकेडमी का बेस्ट ऑफर चल रहा है जिस पर आपको बहुत अच्छी छूट मिल रही है और आप इस पर आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है मृदा कोलाइट कणों का आकार क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने 3 मात्रक के फॉर्म में बताया था कि 1 से 100 तक की रेंज होगी, लेकिन अगर उसमें नैनोमीटर लिखा है तब भी वो कोलाइड होगा। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो 10⁻⁷ से 10⁻⁵ के बीच में सेंटीमीटर में होगा, और 1 से 100 तक अगर मिली माइक्रोन में लिखा है तो वो भी सही होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए 200 से 300 मिली माइक्रोन, यानी कि ये 100 से ज़्यादा हो गई, तो ये क्या बनाएंगे, सस्पेंशन निस्पंदन बनाएंगे। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास में आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। आप सबको पता ही है, अभी आपने सॉल्व भी किया होगा कि 1 से 100 मिली माइक्रोन की रेंज होगी, या फिर हम आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 to 100
नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका बहुत बड़ी साइज हो जाती है और ये आपका वास्तविक विलयन भी नहीं कहलाएगा, कोलाइडल भी नहीं कहलाएगा, निस्पंदन कहलाएगा, यानी कि ये आएगा आपका सस्पेंशन में। तो आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से 2:1 टाइप मृत्तिका खनिज कौन सा है? ये आप सबको जस्ट मैंने अभी बताया कि 2:1 टाइप का मृत्तिका खनिज कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था केओलिनाइट जो है वो आपके पास में क्या होगा, वह कौन सा अनुपात होगा बताइए? ये होता है 1:1। ये आपका इसमें हमने टाइप में नहीं पढ़ा था। ये मोंटेरो मोलिनाइट जो है वो आपका 2:1 का है, यानी कि ये सभी आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर मोंटे मोरेलोनाइट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर हम बात करते हैं, पॉज करो। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मृदा कार्बनिक कोलाइड क्या होता है? तो मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन कराया था, क्लासिफिकेशन में जब मैंने मृदा की संरचना बताई थी तो मैंने बताया था मुख्यतः मृदा के 2 भाग होते हैं, एक अकार्बनिक भाग होता है और एक कार्बनिक भाग होता है। कार्बनिक में मैंने एक ही बताया था, ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो पेड़ पौधों की जब मृत रूप से पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, वो सब अपघटित होकर के मिट्टी में मिल जाती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो हमारे पास में यहाँ आंसर है, ये सारा अकार्बनिक पार्ट है, ये सारा अकार्बनिक पार्ट है। तो हम यहाँ पर अकार्बनिक पार्ट है तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है चेंज हो गया। हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा सही आंसर जो होगा वह ह्यूमस होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब आराम से कर पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बनिक कोलाइड की धन आयन विनिमय क्षमता कौन सी होती, कितनी होती है? यह आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जो कार्बनिक कोलाइड है उसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमस, और ह्यूमस की धन आयन क्षमता जिसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगला चैप्टर होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा कार्बनिक कोलाइड की धनायन क्षमता, धनायन विनिमय की क्षमता होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दिख रही है वो 150 से लेकर के 150 से लेकर के 300 सेंटीमोल पर किग्रा, यानी 1 किलो मिट्टी में अगर हम बात करें तो इतनी धनायन एक्सचेंज की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स। ठीक है, सी नंबर का आंसर आपका सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कोलाइड गुण है? अब आपको बताना है, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कोलाइड कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। तो विसरण मतलब डिफ्यूजन, यानी कि विसरण डिफ्यूजन जो है वो कब होता है, जंतु झिल्ली से पारगम्यता शो करता है कि नहीं करता है, यानी कि कोलाइड गुण जो है ये प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, ब्राउनियन गति सबसे इम्पोर्टेंट गुण है ये कोलाइड का। टिंडल प्रभाव ये भी सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कोलाइड का। तो इसमें सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, इसमें सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा होगा। अब आपको बताना है मृदा कणों के व्यास की उच्चतम सीमा क्या होती है। अच्छा, मृदा कणों के उच्चतम व्यास की सीमा जो है यहाँ पर जो बतानी है आपको, वो बताइए आप क्या होगा।
मृदा कणों की बात करी है। मृदा कण, मृदा कोलाइड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, मृदा कण लिखा हुआ है, यानी कोलाइड से भी बड़ी साइज हो सकती है मृदा के कणों की। तो उच्चतम व्यास पूछा है, तो उच्चतम व्यास जो है आपका यहाँ पर होगा 500 मिली माइक्रोन, 500 मिली माइक्रोन यानी 500 नैनोमीटर की क्षमता व्यास वाले उच्च सीमा तक आपको इनके कणों की साइज मिल सकती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्रियोलाइट का संरचना सूत्र क्या होता है। तो ये तो आपको संरचना सूत्र याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो, मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको याद रखने का कि जो क्रियोलाइट है नाइट है, यहाँ पर हम इसको मैं के से रिप्रेजेंट करती हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोक्साइड होगा। ये सारे हमने उसमें पढ़े थे कि ये चीज़ें होगी। तो एल्यूमिनियम 4 होगा, सिलिकॉन भी 4 होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका जो होगा 8 होगा, सॉरी ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 10 होगा। ऑक्सीजन यहाँ आपका 10 होगा और फिर यहाँ पर यह आपका जो होगा 8 होगा। ठीक है, इसी के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है कि मोंटेरोलाइट का संरचना सूत्र क्या होता है। तो मोंटेरोलाइट का संरचना सूत्र जो है आपका ये होता है, एल्यूमिनियम लिख दिया, पहले सिलिकॉन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, फिर OH लिख दिया। ठीक है, तो मोंटेरोलाइट का सूत्र जो होता है ये आपका 4 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये भी 4 ही होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर आपकी जो होगी वो होगी 10 और यहाँ पर आपका ये 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका इयोलाइट जो है उसका संरचना सूत्र होगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऐसे लिख दिया जाए। तो यहाँ पर आपका वो सूत्र लिखा हुआ है 8, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें केओलिनाइट का संरचना सूत्र जो है वो ये होगा। ठीक है, आपको याद रखना होगा ये। फिर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 1:1 यानी 1:1 टाइप की मृत्तिका कौन सी है। तो हमें ये पता है, हमने सबके टाइप्स पढ़े थे, तो हमें ये पता है कि मोंटेमोरिलोनाइट जो है 2:1 यानी कि 2:1 में है, ये भी 2:1 में है और सिर्फ 1:1 में एक ही टाइप की मृत्तिका है, वो कौन सी है, केओलिनाइट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मृत्तिका कोलाइट को मुख्यतः समूह में बांटा गया है, यानी कि मृदा कोलाइट्स को मुख्यतः कितने समूहों में बांटा गया है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें बताया था कि जो संरचना है मृत्तिका कोलाइट की वो है अकार्बनिक भाग और कार्बनिक भाग। तो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, कौन सा, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 2। कौन सा है, अकार्बनिक भाग और कार्बनिक। कार्बनिक भाग में हम ह्यूमस को रखते हैं और अकार्बनिक भाग में हम जो रखते हैं वो होती है सिलिकेट क्ले प्लस आपका आयरन या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो ये आज के हमारे ये 10 इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए कंटेंट में से ही दिए गए हैं, जो आसानी से आप कर पाए होंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप इन सबको दोहराएं और अच्छे से याद करके अपना एग्ज़ाम दें।